हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन का फिजियोलॉजी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। रेस्पिरेशन इज एन एसेंशियल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रेस्पिरेशन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होता है। इट इज डिफाइंड एज द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। ये जो होता है रेस्पिरेशन जो होता है एक तरह का गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच? तो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिज्म थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। रेस्पिरेशन जो होता है ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, ऑर्गेनिज एनर्जी प्रोवाइड करता है उनके फूड को ऑक्सीडेशन करके। Hence, it can be described as the process of biological oxidation where O2 is utilized and CO2 is given out. इसमें बोला जा रहा है कि इस वजह से इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जा सकता है रेस्पिरेशन को कि रेस्पिरेशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होके O2 जो होता है वो यूटिलाइज्ड होकर CO2 को बाहर निकालता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। फर्स्ट, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट बाय लंग्स एंड इट्स एसेसरी स्ट्रक्चर। बोला जा रहा है ये जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है और उससे जुड़े स्ट्रक्चर के द्वारा होता है। एक्सटर्नल respiration is also called breathing, which includes phases namely inspiration and expiration. external respiration जो होता है उसका दूसरा नाम ब्रीदिंग भी मतलब ब्रीदिंग भी बोला जाता है और इसमें दो फेजेस होते हैं, दो चरण में ब्रीदिंग जो होता है वो कंप्लीट होता है। पहला इंस्पिरेशन और दूसरा एक्सपिरेशन। इट इज़ द कॉमन अवेलेबल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल्स ग्रुप। ये जो है बहुत ही कॉमन प्रोसेस होता है जो कि हायर एनिमल्स में पाए जाते हैं। इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म सच एज जेली फिशेस, अर्थवॉर्म etc स्किन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन। और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि जेली फिश, अर्थवॉर्म, ये सब में उसका त्वचा जो होता है उसका स्किन काम करता है रेस्पिरेशन में। इन एम्फीबियंस दिस पर्पस इज सर्व बाय द स्किन। और एम्फीबियंस में भी अगर रेस्पिरेशन होता है तो वो स्किन के द्वारा ही होता है। उसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड और अदर सर्कुलेटिंग फ्लूइड एंड द एक्टिव सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट इंटरनल रेस्पिरेशन। बोला जा रहा है कि इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है एक तरह का गैसेस का एक्सचेंज होता है किसके बीच? तो ब्लड और सर्कुलेटिंग फ्लूइड के बीच। जो एक्टिव सेल जो होते हैं उनके दो के बीच जो होता है ब्लड और एक्टिव सेल जो मतलब ऑर्गेनिज्म के होते हैं उनमें बॉडी के अंदर ही वो रेस्पिरेशन होता है, उसी को इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। सिंस इट टेक प्लेस एट सेलुलर लेवल इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो होता है ये रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल पे ही होता है, सेल के अंदर ही होता है, इस वजह से इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी मीडियम। ऑक्सीजन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू मेन सोर्सेस नेमली एयर एंड वाटर। ऑक्सीजन जो होता है वो दो चीज़ से मिलता है। पहला जो दो सोर्स से मिलता है जो कि पहला है एयर और दूसरा वाटर। दिस टू फॉर्म द मेन रेस्पिरेटरी मीडिया फॉर द एनिमल्स। अगर एनिमल्स के लिए अगर रेस्पिरेशन जो होता है इस रेस्पिरेटरी मीडियम का अगर सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करता है वो एयर और वाटर करता है। The air contains about 1/5 oxygen and 3/4 nitrogen and slight amount of CO2 and water vapor. एयर जो होता है एयर में 1/5 ऑक्सीजन उतने मौजूद रहते हैं, 3/4 नाइट्रोजन रहते हैं और कुछ अमाउंट में CO2 रहते हैं और वाटर वेपर। उसके बाद है एयर और दूसरा साइड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मतलब कितना परसेंटेज वो वॉल्यूम में रहता है। तो नाइट्रोजन 78.0 रहता है, ऑक्सीजन 20.95 एंड CO2 0.03 एंड अदर्स इन ट्रेसेस। बहुत कम अमाउंट में रहता है वो। The atmospheric gases are soluble in water to a certain extent and their solubility depend on many factors. जो एटमॉस्फेरिक गैसेज होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में और कुछ एक्सटेंट होता है उसका सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है उसके फैक्टर पर। फॉर एग्जाम्पल अबाउट 1 ml ऑफ ऑक्सीजन इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। बोला जा रहा है जैसे कि हम लोग उदाहरण में देख सकते हैं कि 1 मिलीलीटर जो ऑक्सीजन जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है 100 ml वाटर में अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो। इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है तो वाटर के गैसेस का जो बनना होता है वो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो घटता है।
उसके बाद लॉन्ग में पूछा जाए तो आपको मैकेनिज्म लिखना होगा, जो मैं आपको आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप दूसरे वीडियो में वो फिर इसके साथ मतलब अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद वो मैकेनिज्म लिख दीजिएगा तो हो जाएगा।